हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? इससे तो लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स को डाटा एनालिसिस में अप्लाई करना है। ये कहाँ लिखा हुआ है? यही सर, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू डाटा एनालिसिस, फर्स्ट लाइन। सही है, बिल्कुल ठीक है। और पहले यही चीज वो कहते हैं कि मतलब इसके तौर पे यूज होती थी मशीन लर्निंग को, और आगे जाके फिर इसमें डीप लर्निंग और ये चीजें बनी है आगे जाकर बाद में मतलब। अच्छा, तो ये बताएंगे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो ये क्या नहीं करता? क्लासिफिकेशन नहीं करता या रिग्रेशन नहीं करता? ये रिग्रेशन नहीं करता, ये फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर क्या करेगा? ये बता सकता है कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो बूलियन के अंदर ट्रू, फॉल्स, यस, नो किस में अप्लाई करेगी, क्लासिफाई कहाँ करेगी। ठीक है, अच्छा जनाब। कर्नल मेथड्स क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स का ग्रुप है जो कि एसवीएम को मतलब सपोर्ट कर रहा होता है। एसवीएम को सपोर्ट कर रहा होता है क्या मतलब? सॉरी, एसवीएम कर्नल मेथड ही है खुद ना। इसी एग्जांपल है ना, ये तो एसवीएम एक एग्जांपल है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे बताएं कि फिगर पॉइंट 1.10 के अंदर गुड डिसीजन बाउंड्रीज क्या होती हैं? जो क्लासिफाई कर सके डाटा को और बीच में यानी कि उनके गैप ला सके विजुअली तौर पे। नहीं, गैप थोड़ी लेकर आना है, डेटा तो मौजूद है ना हमारे पास, डेटा में गैप कैसे लेकर आएंगे? यानी कि सर क्लासिफाई हो रहे हैं हमारे विजुअली भी हमारे लिए कि एक लेफ्ट पे चीज एक राइट पे और क्लासिफाई किया हुआ है प्रॉपर्ली डिसीजन बाउंड्री के थ्रू। और कोई सवाल? असद, किसी का चैट के ऊपर तो सवाल नहीं है? ये फिगर के नीचे सर इसका है जवाब दिया हुआ कि किस तरह से आप यहाँ बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं और उसमें किस तरह गुड डिसीजन कर सकते हैं बाउंड्री का। हाँ भाई, कोई ये जो है वो चैट के ऊपर तो कोई हमसे बात नहीं कर रहा। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गुड डिसीजन बाउंड्रीज। बताइए, आपके पास दो तस्वीरें हैं, इसमें गुड डिसीजन बाउंड्रीज क्या होंगी? सोचिए जरा। विस्कर्स। विस्कर्स क्या मतलब? अगर मुझे एक बाउंड्री बनानी हो तो मैं ये कैसे, थोड़ा सा आसान करता हूं आपको। अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये जो कान है ये बिल्ली के हैं या कुत्ते के हैं, तो
और उसके बीच में मैं एक बाउंड्री खींचता हूं, तो आपके ख्याल में कौन से कान जो है वो मेरी बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे होंगे और कौन से राइट साइड पे होंगे? डॉग वाले लेफ्ट पे होंगे और कैट वाले राइट पे। खींच के देखें। जी सर। अब जैसे कि मैं जो हूं इस को यहां से एक लकीर खींचता हूं, ये, और इसको भी यहां से एक लकीर खींचता हूं, सही है? तो आपके ख्याल में ये जो लकीर है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि किसके कान जो है वो लेफ्ट पे होंगे और किसके कान राइट पर होंगे? अगर ये मेरी डिसीजन बाउंड्री है, ये लकीर अगर डिसीजन बाउंड्री है, तो आप मुझे बताएं कि इस डिसीजन बाउंड्री में राइट और लेफ्ट जो है, या मैं इसको, क्योंकि मैंने ये हॉरिजॉन्टल खींची है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें किस तरह मतलब ये जो किसके कान जो है वो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे होंगे और किसके राइट साइड पे होंगे, लाइन के लेफ्ट और राइट साइड पर? कैट के लाइन के लेफ्ट साइड पे होंगे और डॉग के लाइन की राइट साइड पे होंगे। हाँ, और उसके लिए मुझे इस पिक्चर को ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। अभी ये पिक्चर के अंदर मेरी जो लाइन है वो हॉरिजेंटल है, लेकिन मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी पिक्चर को अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए टिल्ट भी कर सकता है। और नहीं भी करो तो हमें समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो चीज इस लाइन से अबव है वो कुत्ते के कान नहीं है, और जो लाइन से नहीं ऊपर जा रहे हैं वो कुत्ते के कान हैं। सही है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये डिसीजन बाउंड्री और एक टर्म आती है थ्रेशोल्ड, वो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि हम काम तकरीबन दोनों से सेम देखो, सबसे पहले ये सोचो, आप ये मत सोचो कि कंप्यूटर कैसे चेक करता है। ये देखो कि अगर आपके पास सिर्फ कान हो तो आप ये कैसे चेक करेंगे ये कान कुत्ते के हैं बिल्ली के? आप कैसे करेंगे? जी सर, ये हम तो फिर खुद से एक डिसीजन ले सकते हैं। कैसे लोगे? मतलब अगर आपकी डिसीजन की भी कोई बुनियाद होगी ना यार, एक आप किसी को समझाना चाहो पहचान के लिए कि भाई ये देखो कुत्ते के कान नहीं है बिल्ली के कान है, तो कैसे पहचानेंगे? वो तुम देखता ना, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो बताता है कि यार देखो ये जो खून है ये अभी जो है ये क्योंकि जमा नहीं है, इसका मतलब है कत्ल जो है वो हुए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी है ना? यस सर, वो एक तो एलिसिटेशन का प्रोसेस करते हैं, वो डिग आउट करवाते हैं अंदर, है ना? तो वो जो बहते मतलब वो खून जो आसपास होता है वो देख लेते हैं कि खून के अंदर अगर वो अभी तक जमा नहीं है, इसका मतलब है कि खून के अंदर जो है वो वाटर कंटेंट अभी जितने बाकी होंगे उससे उनको अंदाजा लगा लेते हैं कि उस को मरे हुए कितना। तो इसमें डिसीजन बाउंड्री क्या है? वाटर कंटेंट कितने। अगर 0 वाटर कंटेंट है फॉर एग्जांपल, तो उनको यह पता कर लेते हैं कि यार एक वाटर कंटेंट को खून में से गायब होने में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना टाइम लगता है। अच्छा, सब लोग बिल्कुल साइलेंट है, सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि यार अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लें, और कोई मसला है तो भी पूछ लें, खामोश ना रहे। भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। वाटर कंटेंट का मतलब बता दें सर, क्या होगा? भाई वाटर कंटेंट बताओ भाई कोई इसको उर्दू में। पानी की खून में ना मकदार। पानी होता है ना, पानी, वो कितना है? सही बोल रहा हूँ भाई मैं? यस सर, सही है सर। यस सर। हाँ, हो सकता है मैंने इंग्लिश गलत बोली हो, लेकिन उर्दू में मेरा मतलब यही था कि खून में पानी जो है वो कितना है, ठीक है ना? और थोड़ी देर के बाद पानी उड़ जाता है और खून जम जाता है। मैंने एक एग्जांपल दी थी, ठीक है? अच्छा, ये बताओ हाइपर प्लेन और हाई डायमेंशनल ये क्या चीज होती है?
इस वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई इसका क्या मतलब है? सर एक डायमेंशन लेस होता है ये, जिस हम डायमेंशन पे वर्क कर रहे हैं उससे। आवाज आ रही हाँ भाई, ऐसा कोई जवाब आया अभी तक किसी का? सर एक डायमेंशन ही लेस होता है जिस डायमेंशन में हम काम कर रहे हैं उससे, हाइपरप्लेन। नो अच्छा, ये मुझे बताओ, इसका मतलब क्या है कि अगर डेटा वाज 2 डायमेंशनल, हाइपरप्लेन वुड बी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन उसकी लेस होगी, एक वन डायमेंशन। डायमेंशन हो गया, ये तो 2 डायमेंशन कह रहा है। तो हाइपरप्लेन में एक डायमेंशन कम हो जाती है तो वो फिर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक 1 डायमेंशन में चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो है ये 2 डायमेंशनल डेटा कैसे है? इसको हम कैसे कहेंगे ये 2 डायमेंशनल है? एक्स और वाई सर। बात आपकी सही है, क्या जरा समझा सकेंगे ताकि आने वाले बच्चे भी हमारे समझ लें? सर जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं 2 डायमेंशनल होता है, एक्स और वाई नॉर्मली बेसिकली। सही बात है। 9th 10th में पढ़ चुके हैं इसका। 9 10 में क्लास में हम कब पढ़ते हैं? अभी भी किसी क्लास में कोई पढ़ ही नहीं रहा। ये जो डेटा है इसको ले लेते हैं। ये डेटा जो है ये 2 डायमेंशनल है, सही है यार? ये एक्सक्यूज मी, ये अच्छा जी, ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये 2 डायमेंशनल है? ठीक है। यस सर। यस आप लोग जो है वो सवालात करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छा डिस्कशन जो है वो हो जाएगा, क्लास भी जो है वो अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहेंगे तो मैं इस क्लास को जो है वो बहुत फास्ट पढ़ाकर और बहुत ही फास्ट खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरा पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर। सर एक्स एंड वाई के साथ जी डायमेंशन भी शो हो रही थी सर। हो रही होगी। सवाल है या कोई डिस्कशन है तो बताएं इसमें। सर इसमें क्वेश्चन तो फिर यही आ रहा है कि 2 डायमेंशन में अगर एक पिक्चर या कोई ये हमारे पास डाटा है हम 1 डायमेंशन में लेके आ रहे हैं, उसमें फिर हमारे पास इसका जो है वो अगर हम RGB कलर ले रहे हैं जैसे अभी आपने पिक्चर दिखाई है तो वो देखो तो इसने कभी ये आपने जो है ना, आप जो बात कर रहे हो वो एक मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हो जिसके अंदर हम 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में चेंज कर देते हैं। लेकिन देखो अभी इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि हम 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कर रहे हैं। अभी तक जिसने भी ये बताया है कि यार हम 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कर देते हैं वो गलत बता रहा है। ठीक है, हमने ये सिर्फ ये कहा है कि अगर कोई डेटा 2 डायमेंशन में होगा तो उसकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन होगी। यही पढ़ा है ना हमने? यस सर। यस। हमने ये नहीं कहा कि हम अगर कोई 2 डायमेंशन डेटा होगा तो हम उसकी जो है वो डिसीजन बाउंड्री स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ होगी, मतलब ये एक नॉर्मल सिनेरियो है
कि अगर 2 डायमेंशनल डेटा है तो आपके पास जो डिसीजन बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन होगी। सही है जी सर ये हाइपर प्लेन मीन क्या है? डिसीजन बाउंड्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए हाइपर प्लेन। हाँ, अब ये देखो ना, आप ये तो आप लोगों को मुझे बता रहे हैं ना कि ये हाइपर प्लेन जो है वो क्या है, आपने रिसर्च की होगी इंटरनेट के ऊपर। ये सर इसका एक डायमेंशन कम होती है और एक दीवार सबसे पहले बताओ कि हाइपर प्लेन तो अलग चीज है, प्लेन क्या होता है? PLANE। प्लेन से सरफेस ही एक डायमेंशनल सरफेस होती है। हाँ, सरफेस होता है ना प्लेन। बाकी सब लोगों का अग्री है? यस सर। यस सर, प्लेन सरफेस होती है सर। सब लोग इंटरनेट पे जाकर जो है वो सर्च करना शुरू कर दें कि प्लेन क्या होता है। मैं आप लोगों से फिर जो है वो डायमेंशनल सरफेस है, फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस है। सवाल में आप लोग पोल में डाल रहा हूं। अच्छा, आप लोगों के पास एक पोल मैंने दे दिया है। अब आप देखें कि ये पोल आपके पास चल रहा होगा। अब आपको पोल करना है और बताना है कि प्लेन क्या होता है। इसमें मैंने ई भूल गया हूं लिखना, तो ये आप देख लीजिएगा। इंटरनेट से सर्च कर ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2 डायमेंशनल जो चीज होती है वो प्लेन कहलाती है। तो ये एरोप्लेन जो है वो तो 2 डायमेंशनल नहीं होता, उसको क्यों एरोप्लेन कहते हैं? देखो, जिसने पोल नहीं किया ना उसको क्लास से निकाल देंगे, ठीक है सर? इसका ना एग्जैक्ट अभी आंसर चेक कर रहा हूँ मैं, तो मतलब दो देख के आंसर देना चाहिए, पता कंफर्म करके। ऐसे तो ऑप्शन देने का फायदा कोई नहीं है। हाँ ठीक है जी चलो देख लो। जी सर, थैंक यू। बता दो दोनों के सर, थोड़ा 1 मिनट दे दे, मैं जरा सर ये अपने पोल में ऑप्शन कहाँ से देनी है? ठीक है सर, मैं सर्च कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। बाकी लोग कैसे दे रहे हैं? तुम्हारे पास नहीं आ रही, बाकी लोगों के पास तो आ रही है, तुम देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। मेरे पास अभी तक 21 लोगों ने जो है ना वो, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही सिलेक्शन की। देखो भाई देखना में भी हम सर्च कर रहे हैं अभी तक जो है वो। आप लोगों के पास ये स्क्रीन नजर आ रही है पोल वाली? स्क्रीन से नजर आ रही है लेकिन ऑप्शन सर आ रही है सर, कर लिया सर सरफेस तो फिर जो अभी आपने एक डेफिनेशन बताई है कि एक जहाज को भी अगर हम ले रहे हैं तो 2D में चली जाएगी। तो जहाज जो 2D होता है, 3D होता है, 4D होता है, क्या होता है? सर वो
एरोप्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकली हम मैप को देखें तो मैप जो होते हैं ड्रा किए हुए वो 2 डायमेंशनल होते टू हैं। डायमेंशनल में उसकी आ बेस पे फिर उसका नाम डाल दिया गया एरोप्लेन। इंटरनेट तो यही कह रहा है कि जी जो प्लेन है वो आपकी 2 डायमेंशनल है और एनी सर कोवर्ट बना देगा। अच्छा, तो इंटरनेट अगर ये कह रहा है तो इंटरनेट आपको ये भी बता रहा होगा कि प्लेन और हाइपर प्लेन में क्या फर्क है। जी वही बता रहा हूँ कि एनीथिंग Sir- दैट इज 3 डायमेंशनल और मोर, एनी प्लेन दैट हैज मोर देन 3 और मोर डायमेंशंस वो हाइपरप्लेन है। सर एनी डायमेंशन ऑफ द बाउंड्रीज जो है ना उसको हाइपर प्लेन में हम इंक्लूड कर सकते हैं, नॉट ओनली 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन। अच्छा, यानी कि हाइपर प्लेन 1 डायमेंशनल भी हो सकता है। 3 जी या सर। उससे ज्यादा यस डायमेंशन, सर। 3 या यस उससे सर। ज्यादा। यस सर। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भाई 3 या इससे ज्यादा हो। मेरे पास भी जो नॉलेज थी, मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, लेकिन मेरे ख्याल से भी 3 या उससे ज्यादा को हम हाइपर प्लेन कहते हैं। सर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही, मुझे आपने को-होस्ट बनाया हुआ है, इस वजह से नहीं आ रही आई थिंक। तुम्हें को-होस्ट बना दिया है। असद देखो भाई, इनसे तुम कैसे को-होस्ट बन गए? पता नहीं सर, बैदुर रहमान कैसे को-होस्ट बन गए? मैं यही तो आपसे कह रहा था कि आपने रहमान साहब को बना दिया, अब्दुल रहमान। हाँ, तो सर यहाँ पर जो डेफिनेशन आज में लिखा हाइपर प्लेन्स आर डिसीजन बाउंड्रीज दैट हैव क्लासिफाइड द डेटा पॉइंट्स। डिसीजन बाउंड्रीज की उसने बात की है, वो उसमें हाँ ठीक है, डायमेंशन या 3 डायमेंशन होगी। असद अब तुम सही बंदा बन गया भाई को-होस्ट हमारा। जी 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 ठीक है सर बेसिकली जो प्लेन है ना वो 2D हो जाए, बेसिक 3D हो जाए, 4D हो जाए, लेकिन जो हाइपर प्लेन होगा वो उससे एक लेस होगा डायमेंशन। ये यस सर, यही कंफ्यूजन हो रही है अभी। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल Yes, में sir. समझ नहीं आ रही कि ये 1 डायमेंशन हाइपर प्लेन में उसकी कम क्यों बता रहा है हमें। ठीक है, असल में ये वो चीजें थी, ये जो चीजें हैं, इस किताब को जो पढ़ने का जो तरीकाकार है वो यही है। ये किताब जो है ये आम किताब नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिक्स के, मतलब इसके अंदर हर चीज आपको समझ। जैसे मैथमेटिक्स की बुक के अंदर अगर कोई टर्म लिखी हुई होती है ना, या साइंस की फिजिक्स की बुक में, तो इस तरह उसके इसकी तरह जो है वो ये भी एक जो है ना टर्म है जो आपको समझनी है। तो आप जब तक इसके अंदर जो है अली साहब आपका व्हाट्सएप नजर आ रहा है? ठीक है, मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन असल में आ गई थी, तो इसलिए मैं उसको देखी। मैं एनीवे, ये चाहता कि आपकी जो प्राइवेट चीज, तो प्राइवेट चैट ना कुछ नजर आए ना टास्क। हाँ अच्छा वो बता दिया मुझे। तो खैर एनीवे, तो अब हम कहाँ पर थे? तो हम हाइपर प्लेन और प्लेन पे थे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह आप लोगों को ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। अगर आप किताब को यूं पढ़ रहे हैं और इसमें से आपने डिसीजन बाउंड्री छोड़ दिया, मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन छोड़ दिया, तो ये मसला हो जाएगा। अगर आपने ये पूरी किताब पढ़ी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट फ्रॉम द ईच क्लास। अ स्टेप इज कॉल्ड मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन। ये क्या चीज है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाइपरप्लेन ऐसी जगह पे ड्रॉ होगी जहाँ पे अगर 2 सेट्स हैं, मतलब जिनको आप जिनके बीच में डिसीजन बाउंड्री बना रहे हैं उस प्लेन को या हाइपरप्लेन को, तो वो एज फार एज पॉसिबल हो उस डिसीजन बाउंड्री से, ताकि क्लियरली डिमार्केट हो सके कि ये ए का पार्ट है या बी का पार्ट है। ठीक है, मेक सेंस। देखिए अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने वो ना दिखाया था एक कुत्ते की तस्वीर और एक बिल्ली की तस्वीर ना, तो उनके अपने बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कुत्ते और बिल्ली के, ठीक है। उसके अंदर एक पैरामीटर है जी वेट, तो कुत्ते और बिल्ली का वेट सेम भी हो सकता है, करीब भी हो सकता है बहुत ज्यादा, तो मैं वहां पे डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ नहीं करूंगा। उनके लेट्स सपोज उनके हाइट है वो भी एक जैसे हो सकती है, छोटे कुत्ते भी होते हैं, बड़ी बिल्लियां भी होती हैं, तो मैं वहां पे भी ड्रॉ नहीं करूंगा। तो मुझे किसी और जगह पे ड्रॉ करना पड़ेगा जहां मैं क्लियरली डिमार्केट कर सकूं कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। सर ये ऐसी जैसे बर्लिन वॉल थी।
नहीं, लेकिन इसमें देखें ये वाली चीज आप मिस कर रहे हैं अभी, मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन जो है वो अब तक मिस कर रहे हैं। सर जी डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए हाइपर प्लेन और जो डाटा पॉइंट्स हैं। चले ठीक है, इसके ऊपर आपको फर्दर काम करना है। मैं अगले हफ्ते फिर आपसे सवाल करूंगा, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में नहीं जा रहा, और इससे फिर आपको समझ में आएगा कि एसवीएम क्या होता है ना। आपको या तो सवाल करने हैं या फिर आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ये मैं पहला चैप्टर जो है एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो डिसीजन बाउंड्री होती है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन या प्लेन ही होती है या कोई कर्व भी हो सकता है? यार असल में क्लास जो है ना बड़ी साइलेंट चल रही है, मजा नहीं आ रहा क्लास के अंदर ना। कंफ्यूजन है चीजों में। कंफ्यूजन तो अभी सर यार कंफ्यूजन तो उसी वक्त आएगा ना यार जब सवाल करोगे। अगर एक बंदा सवाल ही नहीं करेगा तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आप लोगों को क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे कोई फीडबैक नहीं दे रहे। अब मतलब इस तरह तो मशीन लर्निंग भी नहीं चल सकती ना कि अगर एक मशीन लर्निंग है उसको फीडबैक ही नहीं मिल रहा तो वो कैसे समझेगी। सर अब जैसे मशीन लर्निंग है इसमें हम आउटपुट के तौर पे ही हमें प्रेडिक्ट करके दे रही है। अब वो बात वही आगे कि वो खुद से एक डिसीजन ले रही है। अब एक टर्म आ रही है कि हम जो खुद से एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो वो प्रेडिक्शन में और डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस क्या होगा फिर? सवाल पूछ रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो? तो क्वेश्चन यही है कि डिसीजन मेकिंग और प्रेडिक्शन में डिफरेंस क्या है? अच्छा, अभी हम असल में प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम ये कर रहे हैं कि हम दो चीजों में डिफरेंशिएट कैसे करें, फैसला साजी कैसे होगी। ठीक है, और अगर तुमने ये किताब पढ़ी है, मतलब ये जो चैप्टर पढ़ा है, तो इसके अंदर जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे तो इसमें ये चीज लिखी हुई है, अगर आपने जगह पढ़ी हो। मैं उसके ऊपर जा रहा हूं। कहाँ था मैं, कहाँ पढ़े थे? डिसीजन मेकिंग कहाँ पे कर रहे थे? कर्नल्स 1.2.1 हाँ, फाइंडिंग द डिसीजन बाउंड्री कैन बी थ्रॉट ऑफ द लाइन और अ सरफेस separating your training data into two space corresponding to two categories. To classify new data points, you just need to check which side of decision boundary they fall in. ये वाली चीज देखी आपने? ये आपके सवाल का जवाब है। ये जो काम करने जा रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये कहलाता है प्रेडिक्शन, जिसको हम क्लासीफाई भी कह सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? नहीं सर। नहीं, देखो बात यह है कि आपने सबसे पहले डिसीजन बाउंड्री बनाई। डिसीजन बाउंड्री जो है एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर बना रहे हो। इस तस्वीर के ऊपर हो ना, ये तस्वीर सबको नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। इस तस्वीर के अंदर आपने एक लकीर खींच ली, ठीक है? इस लकीर को खींचने से आपको पता किया कि भाई जो चीज इसके लेफ्ट पे होगी वो व्हाइट है और जो चीज इसके राइट पे होगी वो ब्लैक है। यहां तक सबने समझ लिया बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इससे ये जो हमने क्या किया कि हमने सारे कोऑर्डिनेट चेक किए, और कोऑर्डिनेट चेक करने के बाद हमें पता लगा, मैं इसको अब मैं आपके पास कुछ चीजें ओपन करता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या हो रही है।
अच्छा, ये तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। सही है। अब इसके अंदर एक काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप? तो कर्व्स ही बनाएंगे इसमें हम। स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकती सर, उल्टा एस सा जो हो। मतलब इसके अंदर एक अच्छा आसान तरीका ये है कि अगर मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन बना दूं यूं करके, तो मेरे पास एस्टिमेट कर सकता हूं सबसे आसान तरीके से कि यार जो इसके लेफ्ट पर है, क्योंकि ज्यादातर इसके लेफ्ट पे ब्लू है और ज्यादातर इसके राइट पर रेड है, तो मैं ये मेरी स्ट्रेट लाइन जो है ये काफी बेहतर है। सही है? जी सर। अच्छा, अच्छा अब हाँ, अब एक ऑप्शन जो है वो ये भी हो सकता है कि मैं इसके दरमियान में यूं करके बना लूं। तो इससे ये हुआ कि एक चीज ये पता लग गई कि यार जो जो इसके राइट वाले हैं वो तो जो है वो मेजॉरिटी में राइट ही है, और जो लेफ्ट साइड पर है इसके इस लाइन के लेफ्ट साइड पे कोई भी होगा। अब देखो इसमें पहचानने की बात जो है वो ये है कि ये लाइन में मसला क्या आ रहा है, मुझे बताओ। अब क्या ये वाली लाइन जो है वो ज्यादा, बल्कि इसको मैं और ये थोड़ा सा बेहतर करता हूं। देखो इसकी पीछे की साइंस देखना जरा ना। यस सर, हम क्लासिफाई तो कर पा रहे हैं लेकिन इसमें एक्यूरेसी का मसला आ रहा है अभी, लॉस हमारे अच्छा पास ये बताओ कि ये वाली जो लाइन है ये कैसी है, क्या इससे मैं अच्छी एक्यूरेसी लेकर आ सकता हूं? सर रेड की तो एक्यूरेसी आ जाएगी। नो सर। अच्छा, मेरे ख्याल है कि इसमें जिन लोगों का ख्याल है कि इस लाइन से मैं अच्छी एक्यूरेसी लेकर आ सकता हूं वो हाथ उठाएं, हैंड रेस करें। बल्कि हैंड रेस नहीं करें, चैट के ऊपर मुझे बताएं, मैं देखूं कौन कौन काम कर रहा है ना। हैंड रेस के ऊपर तो चैट के ऊपर मुझे बताएं कि मुझे ये इस लाइन को खींचने से एक्यूरेसी अच्छी आएगी या नहीं आएगी। मैंने चैट विंडो खोल दिया आपके लिए। एक सामने लिखा है डिपेंड कितनी करो, हमें जो है वो 90% से ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, आ जाएगी भाई? नो सर। अच्छा, अब मुझे सिनेरियो बताओ। मुझे ये पता करना है कि ये मेरे पास एक नया डॉट है ना, एक नया डॉट आता है, वो इस लाइन के लेफ्ट पर है। ये बड़ा गौर से सुनना, ये साइंस है। ये इस लाइन के लेफ्ट पर है, तो उसके कितने % चांस है कि वो रेड होगा? 5% सर। मैं इसको दोबारा बना रहा हूं जरा और अच्छा करके ना। यस सर, क्वेश्चन में अब बताओ कितने % चांसेस है इसके लेफ्ट वाला जो है वो रेड होगा? 0%। तो फिर क्या होगा वो? ब्लू सर। ब्लू होगा सर। ब्लू होगा ना? जी सर। तो कितने % एक्यूरेसी आएगी अगर इस लाइन को मैं यूज करूं तो? सर 100% आएगी। आ रही है 90% से अबव एक्यूरेसी आ रही नहीं आ रही? यस क्या सर, कहते आ हो? रही है। असद योर ओपिनियन, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेते ना। असदुल्लाह नूर, असद कैन यू हियर अस? अवेलेबल नहीं है सर मेरे ख्याल में। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप देखें इसके अंदर हमने काम तो गलत किया है, देखा जाए तो सेपरेशन नहीं की। लेकिन हमने एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री बना ली। हमारा एम जो है वो याद रखें, डेटा पॉइंट को अलग अलग करना है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी डिसीजन बाउंड्री आ जाती है जो ये वाला काम कर दे तो हमारा काम हो गया ना। अब इस डिसीजन बाउंड्री से ये काम तो हो गया कि हमारा जो डेटा है वो मोस्टली जो है
एक्यूरेसी उसकी अच्छी आ जाएगी। सब लोग अग्री कर रहे नहीं कर रहे? यस सर। किसी को एतराज हो तो पूछ ले भाई। मैं मानता हूं कि ये टेक्निकली तौर पे गलत है, लेकिन मैं अगर ये वाली डिसीजन बाउंड्री इस्तेमाल करूं तो इस बात के चांसेस हैं कि मैं बड़े आराम से ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि कौन सा डॉट गलत है और कौन सा सही है। सर इसमें अगर कुछ तो वैसे 2-3 पॉइंट्स तो वो आउटलाइज में नहीं आ जाते? बिल्कुल बिल्कुल, देखो बात ये है, ये बिल्कुल सही बात है। दुनिया में कोई सा भी जो डिसीजन होता है ना, वो हमेशा सही नहीं होता। मतलब अगर आपको दुनिया की बेहतरीन किस्म की एंटीबायोटिक लगाई जाए, तब भी 2% लोग तो ऐसे होते हैं ना जिसपे उनका असर नहीं होता या उसका रिएक्शन हो जाता है, होता है ना? यस सर। तो अमूमन बहुत सारी अच्छी सी चीजों की भी जो इफिकेसी है या एक्यूरेसी है, वो इंसान के भी अगर डिसीजन हो, मतलब इंसान भी गलती कर सकता है। तो इसीलिए एआई के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं इसको? बाइसनेस। प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि भाई हमने अंदाजा लगाया है। अब अंदाजा लगाने का जो वैल्यू है, जो क्राइटेरिया है, वो एक्यूरेसी है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। ये जो मैं चैप्टर 1 पे आप लोगों को इतना टाइम जाया कर रहा हूं ना, ये आप लोगों को अभी तो बहुत ही बकवास लग रहा है, आप लोग बोर भी हो रहे हो, लेकिन ये चैप्टर 1 जो है ना, ये आपकी पूरी की पूरी मशीन लर्निंग है। अगर ये आपको नहीं समझ में आई ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर ये समझ में आ गया चैप्टर, तो फिर बाकी चीजें हलवा है आपके लिए। यहां तक कोई सवाल है? मैं आगे चला जाऊं? यहाँ तक बात समझ आ गई सर। अच्छा है, आप बेसिक जो है ना चीज वो क्लियर हो तो फिर ही आगे जाए, ऐसे आगे जाने का तो फायदा ही नहीं है, पीछे पता अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर मैं जो हूं, मुझे ये कंप्यूटर से हम कैसे कराएंगे? ठीक है, कंप्यूटर से हम ये कैसे कराएंगे, ये सवाल है। किसी को आइडिया है? हाँ आतिफ बोलो। कोई भी स्टूडेंट कोई भी बकवास बात भी करता है ना, मुझे वो उन ऐसे स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर लगता है जो खामोश रहते हैं। जी सर इसमें तो जैसे केस तो ये एक सिंगल लाइन का ले रहे हैं, तो ये डिग्री का इसमें फर्क आ रहा है, तो हम इसमें पॉलिनोमियल या कुछ ऐसी जो, देखो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा था कि अगर हमें कंप्यूटर से कराना होगा तो कंप्यूटर से आप कैसे कराएंगे? देखो कंप्यूटर क्या करेगा इसके लिए, वो उसको तो नहीं पता ना। यूं समझो कि आप अंधे हैं, मतलब आप अंधे हैं, ठीक है, आपके पास ये विजुअल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे एक लाइन बना के दो जो ब्लू और रेड को अलग अलग करे। ओके तो सही है, मैं इस पे आ गया। तो आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी आंखें बंद है ना, या आपको ये पिक्चर नजर नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे? सर डेटा को डिवाइड कर लेंगे पहले। नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे अगर आपको अंदाजा लगाना हो? तो ये आपको डेटा नहीं पता। हम इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो हमें जो है 2 कलर में आ रही क्लासेस हम देख रहे हैं कि 2 क्लासेस हम। अच्छा मैं आपको बताता हूं कि आपको एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? लाइन। आपको मुझे ये बताना है कि इस लाइन का, ये लाइन जो है ना, इसके अंदर ये तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। सही है। अच्छा, और इस लाइन के अंदर ये आपके पास देखो, ये माइनस पे चल रहा है और ये माइनस पे चल रहा है। सही है। ये चाहो तो इस तस्वीर को अपने पास मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूं, या अपने पास कॉपी कर लो ताकि परेशानी ना हो आप लोगों को ना। ठीक है। सब लोगों ने तस्वीर खोल ली है? खोल ली हो तो मुझे बता देना। यस सर। भाई आ गई सबके पास? जिसके पास नहीं आई है, जिस चीज के पास आ गई है वो हैंड रेस करे। दो लोगों के पास आई है अभी।
हाँ भाई, बाकी पार्टिसिपेंट अभी तक मेरे पास 15 पार्टिसिपेंट्स की हैंड रेज आए हैं। ये लोगों के, बाकी लोगों के हैंड रेज क्यों नहीं आ रहे यार? हमजा मुस्तफा, ए अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर अयाज तारिक, बिलाल अहमद, गुलाम, ये सब कुछ, मोहम्मद हसन, मुजम्मिल मुश्ताक, मुसिब, वकास अहमद, वजाहत अली, शर्जील सरफराज, साद इकबाल, ओप्पो A3s। सर मेरे पास जूम में जो है ना ये रेज हैंड ऑप्शन नहीं आ रहा, बट आई गॉट द पिक्चर। ठीक है, चलो सही है। पार्टिसिपेंट के ऊपर जाएं पार्टिसिपेंट के ऑप्शन जाएं, वहां से आपको मिल जाएगा, रेज वहां हैंड से मिलेगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट सबने को सुन लिया click भाई? करना। यस असद, असद तो लगता है असद अवेलेबल नहीं है सर, वो शादी तो नहीं होगी उनकी। कोई बता सकते हैं। मोर पे जाके एंड्रॉइड में ऑप्शन आएगा। क्या हो गया असद, तुम्हें आवाज नहीं आ रही हमारी? ठीक है, अच्छा जनाब। तो भाई सब लोग जो है वो एंड्रॉइड के ऊपर भी जो है वो मोर के ऑप्शन में जाकर हैंड रेस कर सकते हैं। मुसिब, मुझे चैट के ऊपर या हैंड रेस करके, अगर हैंड रेस नहीं कर पाए तो चैट के ऊपर बताओ भाई। कोई लोग चैट देखते रहे कि मुसिब की कॉल जो है वो आ गई है, कि उनके पास आ गई है, पिक्चर खुल गई है। वकास अहमद, वजाहत अली, साद इकबाल, ओप्पो A3s, मोहम्मद तैयब अगेन, मोहम्मद आमिर सईद, हारिस हसन, गुलजमान, रोल नंबर, फहद PIIC, बिलाल अहमद, अयाज तारिक, एहतशाम ख्वाजा, इन सबके जो है ना वो हैंड रेज नहीं हुए अभी तक। सर मेरा हैंड रेज हुआ था। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है, सही है। और मैंने इसके ऊपर, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन ना, शेयर करता हूं मैं आपको पहले स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? मैंने ये शेयरिंग पास कर दिया आपके ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर दो नए जो है अंडे बना रहा हूं। एक लाल रंग का और नीले रंग का। स्क्रीन आपके पास आ रही है नजर आप लोगों को? यस सर, आ रही है नजर। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि मुझे एक लाइन खींचनी है, ठीक है। वो जो लाइन है मैं कहां से कहां खींचूं, आप लोगों को बताना है। मैं आपको जवाब दूंगा कि आपकी लाइन सही है या गलत है। मैंने 2 अंडे जो हैं वो और बना दिए और आपके पास स्क्रीन पॉज है। अब आपको बताना है, मिसाल के तौर पर आप मुझे ये बता सकते हो कि सर आप लाइन ड्रा करें जिसका जो स्टार्ट होगा, सुन रहे हैं ना आप लोग सब, जिसका जो स्टार्ट होगा वो -12 और -10 पे होगा और एंड जो है वो -2 और -7.5 पे होगा। -2 और +7.5। हाँ नहीं, -2 और -7.5 पे होगा। जैसे एग्जांपल है, तो आप मैं क्या करूंगा, तो आप जैसे मुझे बताओगे मैं एक लाइन लगा दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइन सही है या गलत है, ठीक है। तो कोई बताएगा? क्या कह रहे हैं आपके, मतलब अब कैसे लाइन का मकसद? मैंने 2 यहाँ पे सर्किल बनाए हैं, एक लाल रंग का सर्किल है और नीले रंग का सर्किल है। आपको उन सर्किल को, आपको वो सर्किल नजर नहीं आ रहा है। सर्कल तो नजर नहीं आ रहा, वही इमेज नजर आ रहा है जो अभी आपने है ना। हाँ, अब आपको सर्किल नजर नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओगे कि सर एक लाइन जो है ड्रॉ कर दें आप, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो लाइन वाकई सर्कल को सेपरेट कर रही है या नहीं कर रही। आप अपने अंदाजे से गैस से लाइन बताओ। सर -7.5 और -10 पे लगाएंगे, -11 पे एक यहाँ से शुरू करेंगे और अच्छा, 0। पहले बताओ, पहला वाला पॉइंट बताओ।
-7.5 और -11 पे स्टार्ट करें सर? -11 है नहीं मेरे इसके ऊपर ना सर। -10, -11, -12 का जो है -12 ले लें सर। चलो -12 और -7.5। -7.5 पे लिया। अब दूसरा बताओ। यहाँ से शुरू करें और 0 और -4 तक। 0 और -4 पे जाना है, -5 के पास, यानी कि ना 0 और -5। ये पॉइंट यहाँ आ गया, 0.4 कर दूं ना। ठीक है, ये कर दिया मैंने सर। 0 और -4 हाँ, एक्स एक्सिस वाला। एक मिनट मुझे मिल जाएगा। हाँ, एक मिनट। अच्छा, एक लाल और नीला मैंने 2 लाइन लगाई है और अभी मुझे बताया गया कि -12 से स्टार्ट करना है और यहाँ से स्टार्ट करना है -12 और 7.5 से स्टार्ट करना है और -4 के ऊपर आप 0 और 4 के ऊपर लेकर आना है। तो ये 0 और 4 हो गया मेरे पास, ठीक है। और मैंने जो है वो इसके ऊपर लाइन लगानी है, इसको मैं येलो कर देता हूँ ताकि स्क्रीन सबके पास क्लियर आ रही, मेरे पास तो ये इमेज आ रहा अभी। हाँ, सबके पास स्क्रीन पॉज आ रही है। यस सर, आपकी ड्रॉ हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि अभी मुझे किसी ने बताया कि मैंने उसको बता रहा था कि भाई आपकी जो लाइन है वो गलत है। अब आप इस लाइन में क्या चेंज लेकर आएंगे? इन्होंने मुझे बताया, एक साहब ने मुझे बताया कि सर -12 और -75 से स्टार्ट करें और 0 और 4 के ऊपर लाकर खत्म कर दें। तो मैंने वो लकीर खींच ली, मैंने वो लकीर खींची है और मैंने वो लकीर जो है वो आपको बता रहा हूं कि भाई आपकी जो लकीर है गलत है। अब आप इस लकीर को चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन या इसकी स्केलिंग जो है वो चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आप नई नहीं लगा सकते। तो आप बताएं इसमें क्या चेंज करूं मैं? सर डाउनवर्ड लेके उसका बॉटम पॉइंट है ना सर, उसको वो नीचे सबसे नीचे ले जाएं। ओके, क्या कह रहे हैं? बॉटम है उसको सबसे नीचे ले जाएं, जो बॉटम भाई ने लाइन लगवाई है ना अभी, उसका जो बॉटम है ना उसको आखिर तक खींच दें और जो उसका टॉप है आखिर नहीं, नंबर बताओ आप। इस आपके पास 2 चॉइस है सर, उसको आप खींच दें 0। सुन लो, आपके पास 2 चॉइस है। आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर मैं बी यानी 22 जो है वो कितना चेंज करूं? 22 जो है वो कितना चेंज करूं? 22 का मतलब है कि मैं इसको जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना नीचे लेके जाऊं और कितना ऊपर, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर कितना नीचे लेके जाऊं और कितना ऊपर लेके जाऊं। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि मैं इसको टिल्ट कितना करूं, यानी इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड कितना करूं। अब बगैर समझ रहे हो? देखे जैसे बगैर देखे समझ नहीं इस तरह आ रही, बगैर देखे। सोचो जरा, सोचो 1-2 और आइडिया मारो, फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा ना। मिसाल के तौर पर आप मुझे कोई आइडिया दोगे, भाई ऐसा करें, इसको जो है वो 0.2 कम कर दें। सर 7.5 से स्टार्ट करें और 2 पे जो है नहीं, ये लकीर लग चुकी है, इसके अंदर चेंज करो, इसको चेंज करो बस। सर उसको राइट हैंड साइड पे टिल्ट करना। राइट कितना टिल्ट करो? राइट हैंड साइड के ऊपर मैं इसको टिल्ट करूं, यानी कि इसकी जो आखिरी वाला एंड है ना, शुरू तो ये 0.7.5 से हुआ है, ये जो इसका आखिरी वाला एंड है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो कितना ऊपर कर दूं आपके ख्याल में? -2.5 तक ले जाए। नहीं, 5 तक ले जाए। 5 तक ले जाए, नहीं कि 5 तक ले। इसी लाइन को मैंने क्या किया कि मैं ये 5 पे लेकर आ गया हूं। सही है? यस सर, -5.0 तक। सर तो उसका दूसरा एंड 0 और -10 तक वो उसी कोऑर्डिनेट्स के साथ आ जाएगा ना, मतलब जो एक तरफ से ऊपर करेंगे दूसरी तरफ नीचे हो जाएगा। लकीर तो सीधी है ना? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अब आपका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, यानी आपकी अब जो डिस्टेंस है वो कम हुआ है आपका, यानी क्लास कहानी बेहतर हुई है। ठीक है, यानी कि आपका लॉस है वो कम हो गया, पहले ज्यादा था अब कम हो गया। अब आप मुझे नई डायरेक्शन दें। आपके पास 2 चॉइस है, इस लकीर को ऊपर नीचे कर सकती हैं और टिल्ट कर सकती हैं। जैसे अभी जो आपने मुझे बताया, इसके अंदर लकीर का जो ओरिजिन था, यानी लकीर का जो मरकज था, जो सेंटर था, वो चेंज नहीं हुआ,
सिर्फ आपने क्या किया, टिल्ट कर दिया। टिल्ट का मतलब ये हुआ कि एक तरफ से ऊपर कर दिया और दूसरी तरफ से नीचे कर दिया। यानी एक तरफ से आपने पॉइंट 2 ऊपर किया तो दूसरी तरफ से नीचे हो गया। यही होता है ना, मतलब आपके पास एक स्केल है, स्केल का बीच वाला हिस्सा है, आप अगर आप एक तरफ से ऊपर करेंगे दूसरी तरफ से नीचे हो जाएगा। यही होता है ना। तो यही आपने कहा और मैंने आपसे कहा कि आपका जो टिल्ट वाला ऑपरेशन है वो अच्छा है, मतलब इसके अंदर अब जो है वो लॉस कम हो गया है। प्लस मैंने आपने इसमें इसको ऊपर नीचे नहीं किया है, ये उसी जगह पर है, उसका जो बेस है मतलब मरकज जो है, सेंटर जो है इस लकीर का वो उसी जगह पर। अच्छा, और कोई आइडिया देना चाहता है कोई? -10 है और -12 है, उस वहां पे हमें ऐसे खींचेंगे ये ऑरेंज और ग्रीन के दरमियान। नहीं, आपको पुरानी लकीर से बताना है कि पुरानी लकीर के अंदर मुझे आप टिल्ट करना है या ऊपर नीचे करना है, और ऊपर नीचे करना है तो कितना करना है। जैसे आप बोलोगे यार +2 कर दें, -2 कर दें, या आप मुझसे बोलो कि इसको टिल्ट कर दें 2 पॉइंट या 1 पॉइंट, ये बताओ। -12 जो है वो -2 तक ले जाए। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि लकीर तो पुरानी वाली ही है, अब उस पुरानी लकीर में मुझे बताओ। अभी मैंने बताया था कि पुरानी वाली लकीर में मुझे किसी ने कहा कि इसको 0.4 से 0.5 पे ले जाए, इसी लकीर को आपने टिल्ट करना है। तो इसके अंदर उसने कहा ये पहले 0.4 पे थी, अब 0.5 पर है, यानी कि उसने मुझसे कहा कि 1 पॉइंट ऊपर कर दे। तो 1 पॉइंट मैंने ऊपर किया और मैंने आपको फीडबैक दिया कि लॉस कम हो गया है। अब आप बताएं क्या करेंगे? सर इसका सेंटर थोड़ा और मूव कर लें ऊपर। सेंटर मूव करना है, ठीक है, यानी कि आप मुझे 22 बता रही है ना, इसका सेंटर जो है मैं इसका ऊपर कर देता हूँ, तो कितना ऊपर करूं? सर 1 पॉइंट और मतलब 7.5 तक ले जाएं। हाँ, लेकिन इसका मतलब -2.5 तक नहीं, देखो कल मुझे सिर्फ ये बताओ कितना ऊपर करूं, मुझे ये मत बताओ कहां तक ले जाएं कहां तक नहीं ले जाएं। सर 2 स्टेप्स और ऊपर कर दो। 2 ऊपर कर दूं, यानी कि अभी ये 5 है, मैं इसको 7 पे कर दूं। यस सर, ऑलमोस्ट 7 तक कर दो। ऑलमोस्ट 7 पे कर दूं, ठीक है। और इसमें आप कोई टिल्ट तो नहीं दे बता रही ना मुझे, यानी कि जो उसके टिल्ट करना है, थोड़ा सा टिल्ट भी करना है राइट हैंड साइड पर। कितना? सर 1 कर लें या 2, मतलब इतना ज्यादा नहीं टिल्ट। 1 और 1 कर लूं, 1 2 कर लिया, चलो मैंने, ठीक है जी सर। अब मैंने इस लकीर को खींचा तो अभी भी पॉजिटिव आया है सर, मतलब कि बेटर है या बेटर है? अच्छा, सर मेरे ख्याल में बस इतना ही होना चाहिए। और अभी से हार गए और आगे चलते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के पास स्क्रीन आ रही है? यस सर। अच्छा, तो आप देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग, जब मैं आपको फीडबैक दे रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता आप आगे की तरफ जा रहे थे। अब इसके अंदर आपका जो बेस और टिल्ट काफी बेहतर हो गया था, मतलब जो टिल्ट है जिसको हम कहते हैं एम या स्लोप जिसको कहते हैं, आप 9th 10th के अंदर स्लोप आप काफी अच्छा ले आए थे। अगर थोड़ा सा आप इसको अब यहाँ पे स्लोप की जगह अगर आप 22 बढ़ाते रहते, अगर आप मुझे बी वाला करते रहते, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ये एक लेवल के ऊपर आकर यहाँ पर आ जाता। अगर ये लकीर यहाँ पर आ जाती तो आपको आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो बिल्कुल सही हो जाती। सही है? तो मसला ये है क्योंकि हम ह्यूमन है तो हमें ये वाली चीज समझ में नहीं आती, लेकिन कंप्यूटर के लिए जो है ये बहुत ही आसान है। कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी एक रैंडम लाइन लेता है, मिसाल के तौर पर उसको 2 चीजें जो है वो 2 के दरमियान जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है और उसको नहीं पता, वो अंधा है। सही है? वो क्या करेगा, एक डायरेक्ट लाइन खींचेगा रैंडम, अब ये लाइन ऐसी है, फिर उसके बाद जो है वो चेक करेगा कि क्या इससे कोई फायदा हो रहा है। अगर उसको फायदा नहीं है तो बेस लाइन है ना, उसके बाद क्या करेगा, इसके अंदर वो चेंज लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर अगला चेंज वो यहां लेकर आया, इससे पता लगा कंप्यूटर को कि यार अब जो है वो जो डिसीजन है वो ज्यादा बेहतर हो रहा है, तो वो इसको और कंटिन्यू करेगा और इसको वो स्लोप बढ़ाता रहेगा और आखिरकार उसको एक जगह पर, ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए, आखिरकार जो है वो एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां से वो दोनों डेटा को सेपरेट कर सकेगा। सही है? इसी को मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि जैसे ये 2 डिसीजन है, अब इसने क्या किया, उसने एक लाइन जो है वो बिल्कुल ऐसे खींची, ठीक है, उसको पता लगा कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा, उसने फिर ये इसका बेस चेंज किया, जिसको हम बी कहते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट चेंज किया, कोई तरह सा फायदा हुआ है तो इसको वो और चेंज करेगा वाई इंटरसेप्ट।
तो पता लगा और फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर उसने साथ साथ वाई इंटरसेप्ट के साथ साथ स्लोप भी चेंज किया, तो पता लगा कि कोई फायदा हो रहा है। फिर वो इसके अंदर डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसको नहीं पता, वो तो तस्वीर उसके सामने नहीं है, उसके पास तो नंबर चल रहे हैं ना, वो इस तरह करता करता आ रहा है। और इसके बाद वो आगे गया, और आगे गया तो उसको पता लगा कि अब जो फायदा था वो कम हो गया, पहले ज्यादा लॉस कम होता जा रहा था, अब लॉस जो है वो उल्टा ज्यादा हो गया। तो वो क्या करेगा कि आखिरी वाली पर जाकर पीछे वाली पर रुक जाएगा। इसका मतलब जो आखिरी लाइन है वो इसके लिए ज्यादा है। अब इसमें देखें जो डिस्टेंस है एक लाइन से दूसरी लाइन का, ये स्टेप है। अगर मैं इसको फास्ट फास्ट करने की कोशिश करूं, मतलब मिसाल से एक लकीर मैंने खींची, फिर दो खींची, एक मिनट, अब मैंने जो है वो एक लकीर खींची, फिर दो खींची, फिर तीसरी खींची, तो इसका मतलब है मैंने स्टेप इतने बड़े बड़े लिए कि मेरे पास एक्यूरेसी के आने के चांसेस खत्म हो गए। तो जितने छोटे स्टेप लेंगे उसमें टाइम उतना ज्यादा लगेगा, लेकिन एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा माइन्यूट आएगी। यहां तक कोई सवाल पूछने जाए तो पूछ ले, वरना मैं आपसे सवाल करो। ये समझ में आ रही है? अप्रोच समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? आगे समझ आ गई सर। अच्छा, रिपीट कर दे काइंडली। रिपीट ये है कि भाई जब कंप्यूटर काम करेगा तो कंप्यूटर एक रैंडम डिसीजन बाउंड्री लेगा। सर ये डिसीजन बाउंड्री स्लाइसिंग की शक्ल में होगी? स्लाइसिंग नहीं होगी, ये एक लाइन की शक्ल में होगी। इसीलिए मैंने इसके अंदर आपको स्लोप बताया है और आपको जो है वो वाई इंटरसेप्ट बताया। इस वाई लकीर के ऊपर वाई इंटरसेप्ट कितना है? सर ये 0.2 कर रही है कि क्या ये एक रैंडम मशीन खुद से एक रैंडम स्टेट डिफाइन करती है या थ्रेशोल्ड लगाती है? हाँ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ एक और चीज। मैंने यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे दोबारा पॉज किया है, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है जो 0 से लेकर 50 के दरमियान में है। यस सर। आप मुझे बताओ कि वो नंबर क्या है? एक रैंडम गैस ही करेंगे हम। फिर रैंडम गैस कर रहे हो आप भी? रैंडम गैस कर रहे हो ना, तो मशीन पे तो एतराज नहीं होना चाहिए ना अगर मशीन रैंडम कर ले तो। यस सर, वही बात पूछ रहा हूँ उसको हम। हाँ, मतलब देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीजें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि यार अगर मैं करूंगा, मैं तो ज़हीन इंसान हूं, अगर मैं करूंगा किसी चीज को गैस करूंगा तो गैस के लिए सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं? आपके पास 3 चॉइस होती है, स्टार्ट, एंड, मिडिल या रैंडम। यही होता है ना भाई। अगर आप किसी इलाके में गए और आपको किसी का पता पूछना है, ठीक है, तो कैसे पूछेंगे? आप उस इलाके के सबसे पहले वाले घर पे जाएंगे, आप उस इलाके के सबसे आखिरी वाले घर पे जाएंगे, आप उस इलाके के बीच वाले घर पे जाएंगे। बीच वाले घर पे जाने का मतलब ये हुआ कि आप उसके बाद उससे अगले वाले पे जाएंगे या उससे पिछले वाले पे। यानी कि अगर 1 से 50 है, अगर आप मुझे इसका जवाब देते तो इसका आपको आइडिया भी हो जाता। अगर आपके पास 1 से 50 तक नंबर है तो आप क्या गैस करेंगे पहला? सर 25। आपने 25 क्यों किया? मिडिल पे चले गए हो। यस सर। है ना? तो अब कोई रैंडम पे भी जा सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप 25 जो है वो ये नंबर गलत है। अब आप मुझे बताओ कि अगला नंबर क्या होगा? सर 15। अच्छा, नहीं, अब मुझे बताओ अगला नंबर क्या होगा? मतलब इस 25 में मैं क्या चेंज लाऊं? मैं आपसे चेंज पूछ रहा हूँ। 20 अब यहाँ से जो है ना 30 कर दें। टिल्ट कह रहे हैं। 30 नहीं, अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। अब आप जा रहे हो रैंडम सर्च के ऊपर। सर आप 5 ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें। हाँ, अब आपको स्टेप के ऊपर जाना है, ठीक है। आप 25 पे थे, मैंने 5 ऐड कर दिया, तो आप 5 से 30 पे हो गए। लेकिन इसमें एक नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर वो 25 और 30 के दरमियान में कोई डिजिट हुआ तो वो स्किप हो चुका हो। बिल्कुल बड़ा स्टेप है, छोटे स्टेप लें। स्टेप बड़ा लिया है आपने। अब आपका क्या स्टेप होगा? अब यहां पर आप रैंडम सर्च नहीं कर रहे, आप यहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज और प्लान सर्च करनी है, ठीक है। तो आप यहां पर ये नहीं तुक्के नहीं मारेंगे। अब आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? मतलब मिसाल के तौर पे आपने 25 ले लिया, आप 25 से आगे जाना चाहेंगे या पीछे जाना चाहेंगे? 26, 27 आगे जाएंगे।
आगे जाएंगे। अगर फर्ज करो आप आगे जा रहे हो, जैसे आपने 25 लिया और आपने बोला भाई 26, और मैंने आपसे कहा कि यार 26 से आपका लॉस बढ़ गया है, तो अब आप क्या करोगे? बैकवर्ड जाएंगे। बैक पे जाएंगे सर, बैक पे जाएंगे। अब आप पीछे आओगे, आप 24 पर आए, मैंने कहा लॉस कम हुआ है, अब आप क्या करोगे? और बैकवर्ड जाएंगे। और बैकवर्ड जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपको उस नंबर तक पहुंचने में आपका स्टेप क्योंकि 1 है, तो आपको काफी टाइम लगेगा। यस सर, सही है ना? तो क्योंकि आपका, लेकिन आपको इस बात की गारंटी है कि आप कोई भी डेटा मिस नहीं करोगे। अगर आप 2 स्टेप लोगे, ये आप 2 स्टेप लोगे, से कॉस्ट फंक्शन यूज करेगी। क्या कह रहे हो? कॉस्ट फंक्शन ये खुद से फिर यूज करता होगा कि जो मैंने इसमें लॉस अपना फाइंड करना है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में कॉस्ट फंक्शन हमें बताना पड़ता है कि कौन सा वर्ग लो। ठीक है, हम मशीन को आप बता सकते हैं, डिफॉल्ट भी होता है, मतलब हर एल्गोरिथम का एक डिफॉल्ट कॉस्ट फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो हम बताते हैं कि भाई इसका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि स्टेप कितना होगा। ठीक है, सही है। तो ये आपको जो है ये फजी सर्च जो है वो समझ में आ रही है आपको? अब मुझे बताओ इस वाली सिचुएशन के अंदर डिसीजन बाउंड्री क्या होगी? नहीं कपड़े चेंज कर रहा है वो वहां, मैं देखूंगा। ये जो रेड सा एरिया यही है डिसीजन। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डिसीजन बाउंड्री होगी इस कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन के अंदर, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती ना। यस सर, ऐसा क्योंकि स्कैटर्ड बहुत है क्लस्टर जो है वो स्कैटर्ड बहुत है। इसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना। तो सर डेटा में चेंज करानी पड़ेगी। डेटा में क्यों चेंज? डेटा में चेंज लाए बगैर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सर। ट्रांसफॉर्म से मुराद क्या? अभी कुछ बदल दो, तब्दीली लेकर आओ। डेटा में लाए बगैर तब्दीली ला सकते हो सर। वो कैसे सर? डेटा में तो नहीं। सोचो, मैं आपको हिंट देता हूं। दुनिया तो गोल है ना। यस। तो मैप के ऊपर उसको आप बगैर गोल कैसे दिखाते हैं? क्या चेंज करते हैं? जो एरियाज स्केल चेंज कर देते हैं लेफ्ट साइड पे वो। आप देखो, मसला ये है कि जो वर्ल्ड मैप है सर, स्केल चेंज कर देते हैं सर, लेकिन कुछ तो करते होंगे ना मैप में, लेकिन एक्यूरेसी नहीं फिर रहती। नहीं, एक्यूरेसी तो रहती है सर। कुछ कंट्रीज बिग शो होती हैं, कुछ स्मॉल शो होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई जो कंट्री है वो जो छोटी थी वो बड़ी हो जाए और जो बड़ी है वो छोटी हो जाए। अब जैसे ये कंट्री है पूरी दुनिया का, ये तो चपटा है ना? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गोल सर्किल हो तो क्या आप उसको रेक्टेंगल में चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज एनी डेटा? थर्ड डायमेंशन चेंज कर दें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे स्केल चेंज? इसकी बाउंड्रीज को मैनिपुलेट करके। आइडिया दो ना। जैसे मैप को स्टार्ट किया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कैसे करते हैं उसको? अब जैसे ये गोल है, ये गोल चीज है, इसको मुझे अगर एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? शेप चेंज कर रहे हैं हम, सिंपल पैचेस बीच में से उठाएंगे और बाद में उनको स्टिच। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आइडिया है कि हम इसके 2 हिस्से कर देंगे। एक हिस्सा जो है वो यूं हो जाएगा और दूसरा जो है वो इसका यूं हो जाएगा। तो इसमें जो स्केल चेंज करने वाली बात है वो सही है, लेकिन असल में हम डायमेंशन चेंज कर रहे हैं। सही है। अगर आपने जो है बाइसेक्ट नहीं किया फिर? हाँ बिल्कुल, बीच में से इसको बाइसेक्ट कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे उतना अच्छा रेक्टेंगल जो है बनेगा। अभी तो इसके रेक्टेंगल में देखो बीच में गैप है ना, सही है। तो अगर आप जो है वो एक सर्किल के 360 छोटे छोटे पार्ट्स करें तो वो बड़े आराम से जो है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ सकते हैं। शायद इसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन याद आ गया ना, कर्व हम इंटीग्रेट करते हैं। सही है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम उसको एक लाइन के अंदर ले आते हैं। तो इस तरह की जो जुगाड़े हैं वो हमें मैथमेटिक्स जो है वो बहुत सिखाती है। तो अब जैसे हमने अभी उसके अंदर देखा था कि भाई अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे कि इस वाले को हम किसी न किसी तरीके से बाइसेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री की जगह आसान बन जाए। याद है ना, लास्ट टाइम हमने जो है वो पिछली मर्तबा पढ़ा था कि हमारी जो बाउंड्री है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती थी, लेकिन हमने क्या किया था, उसको ट्रांसफॉर्म करके इजी कर दिया था। याद आ रही है वो हमारी तस्वीर? कहां गई वो? ये वाली है ना? यस सर। हम इसके अंदर हमने डिसीजन बाउंड्री आसान की थी, इसमें नहीं कर पा रहे क्या आप? इस पे भी हम कर सकते हैं। अगर हम जो है वो इसके अंदर एक लाइन खींचे तो सीधी लाइन आ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका एक जो व्हाइट है वो थोड़ा सा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, एक व्हाइट जो है काले में चला जाएगा, लेकिन आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये आप लोगों को एसपीएम पढ़ना है। मैं आप लोगों से एसपीएम जो है वो अगले क्लास में पूछूंगा। अच्छा, आप देखो ये जो चैप्टर है 1.2.4, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो उसका एक रीजन यही है कि हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जो है वो भी पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये वाली चीजें जो है वो सब हमने ये डिस्कस की। आप देखिएगा इसके अंदर ये बताया गया कि भाई ये रैंडम फॉरेस्ट और ये डिसीजन ट्री जो है वो कैसे काम करता है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई शुरू में सबसे पहले क्या निकाला था हमने? क्वेश्चन आपका वही मिस हुआ, अभी बता रहे थे हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम क्यों नहीं यूज करते। हाँ देखो, उसका एक रीजन ये भी है ना, जैसे आप जब आपने डिसीजन ट्री इस्तेमाल किया, ठीक है, तो ये काफी फेमस था, लेकिन इसके अंदर आपको चीज एंटर गई, उसका नाम था रैंडम फॉरेस्ट algorithm. It is the robust practical take on the decision kernel that involves building a large number of specialized decision trees and then assembling their outputs. हुआ ये कि जब हमने शुरू में डिसीजन ट्री के ऊपर काम करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि यार इसके अंदर जो नंबर वाले इंफॉर्मेशन थी ना, जो सिंपल आसान वाली चीजें थी, वो तो इस पे सॉल्व होनी शुरू हो गई। लेकिन जब आपके पास इनपुट पैरामीटर्स जो थे, जिसको हम डायमेंशंस भी कहते हैं, मिसाल के तौर पर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, लेकिन अगर 1000 हो जाए तो 1000 के ऊपर डिसीजन ट्री जो है ना वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो आप क्या करें, उसका हल क्या है? उसके हल के लिए रैंडम फॉरेस्ट आया मार्केट में। रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, बजाय एक डिसीजन ट्री बनाने के एक ही चीज के 10 डिसीजन ट्री बनाता है और आखिर में उन डिसीजन ट्री के जो आउटपुट है उनको आपस में क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, तो फिर हमारे पास कहां से आ गए, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स। इन असेंबली का पता है ना क्या होता है? इन असेंबलिंग का क्या मतलब क्या होता है भाई? कोई इंटरनेट पे सर्च करके बताए क्या होता है ये?
ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग आ गई। और इसका जो है वो हमने देखा, और ये बड़ा फेमस एल्गोरिथम है ग्रेडियंट बूस्टिंग का। और उसके अंदर वजह ये है कि ये क्या कर रहा है, आपकी बहुत सारी आइट्रेशन के अंदर काम करता है। तो हमें ये पता लगा कि ग्रेजुअली जैसे जैसे एल्गोरिथम जो है वो एक ही काम को बार बार करता है और डिफरेंट तरीकों से करता है। जैसे डिसीजन ट्री के अंदर वो एक ही तरीके से कर रहा था, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जैसे नाम ही रैंडम है, वो रैंडम नए नए ट्रीज बना बना के चेक कर रहा है। ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर वो ग्रेडियंट को बूस्ट करने की कोशिश करता है। ग्रेडियंट हम पढ़ेंगे आगे जाकर, और जो वीक पॉइंट है उनके ऊपर काम करता है, जिनकी मदद से आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए या डिफरेंट हो जाए। तो इस तरह बहुत सारे जो सॉल्यूशन है उनके ऊपर काम करता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें एक तरफ लेके जा रही हैं कि यार अगर आप किसी काम को डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट रैंडम तरीकों से और बार बार करेंगे तो आपके पास एडवांटेज आना शुरू हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। इसीलिए हम जो है वो डीप लर्निंग पे मूव हो गए, क्योंकि हमें पता लगा कि जो डीप न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, ये वो सारे काम जो है बाय नेचर कर सकता है जो बाकी एल्गोरिथम के अंदर हमने जबरदस्ती डालने की कोशिश की थी। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा और इसका भी बता दें, अभी जो आपने ये लाइन बताई। देखो, हमें ये पता लगा कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का जो मेन चैलेंज है वो ये है कि वो एक लीनियर फैशन में काम करते हैं, स्टार्ट होते हैं और एंड हो जाते हैं और आपको एक एक्यूरेसी दे देते हैं। अब उसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया वहां से जो है वो स्टार्ट गलत था तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया। सही है। अब आप क्या करेंगे, उसको दूसरी जगह से स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरी जगह से करेंगे, फिर चौथी जगह से करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की और डिसीजन ट्री की। लेकिन जब आपको पता लगा तो आपने एक नई अप्रोच इस्तेमाल की और आपने एक रैंडम फॉरेस्ट जो है वो एक एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, जिसके अंदर आपका जो मशीन लर्निंग के अंदर वो जो कॉन्फ़िगरेशन जो आप उसको बताते थे वो खुद ही नहीं उठा लेता है रैंडमली, और बजाय एक डिसीजन ट्री बनाने के 50 या 60 डिसीजन ट्री बनाता है और उनके आउटपुट को आपस में मर्ज करके फिर आपको रिजल्ट देता है। तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक मसला था जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है। कुछ चीजें समझ में नहीं आए ना, वो संभाल के रख लो, बाद में समझ में आते हैं। अभी देख रहे हो, यूजिंग ग्रेडियंट बूस्टिंग a way to improve any machine learning model by iteratively training new model that specialize in addressing the weak point of the previous model। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन जो है वो क्या करता है, वो रैंडम फॉरेस्ट की ज्यादा बेहतर इसलिए काम करता है कि रैंडम फॉरेस्ट तो रैंडमली काम करता है, लेकिन ये प्लान तरीके से काम करता है। ये रैंडमली चीजों को उठाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, ये भी बार बार काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये वीक पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है। एक मॉडल है, उसके कुछ एरिया जो हैं वो वीक है। वीक क्या मतलब समझते हैं आप लोग? उसके रिजल्ट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में रिजल्ट्स बेटर नहीं है। यानी कुछ पैरामीटर को, मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास 50 पैरामीटर है, सही है, वो शुरू के 10 या बीच के 10 में तो अच्छा उसके ऊपर अच्छा काम कर रहा है, बाकी जो पैरामीटर है उनको इग्नोर कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक पाइथन डेवलपर चाहिए तो आप क्या क्या चीजें उसमें से देखेंगे? सबको पाइथन आनी चाहिए बेसिकली। तो पहले ये तो आए एक पैरामीटर होगा ना जी, और अब डिफरेंट लाइब्रेरीज में से काम क्लीन कोडिंग क्लीन किया करें, वो कोडिंग क्लीन, ये 2 पैरामीटर हो गए। और तो वेब बेस्ड भी वो काम करें।
3 हो गए। और लाइब्रेरीज के ऊपर ग्रिप हो। लाइब्रेरी पे 4 हो गए। लाइब्रेरी पे कौन सी लाइब्रेरी पे ग्रिप हो? पांडास पे निकाले सर, उसका टेस्ट भी देना। पांडास पे काम किया। और बताओ, कोड टेस्टिंग किया करें लाजमी। कोड टेस्टिंग भी कर सकते हो। 6 बता दिए। अब देखो आपने इसमें जो 6 जो मोटे मोटे पॉइंट बताए, इसको आप कहते हैं मेजर। आप इसमें से कोई माइनर चीजें छोड़ रहे हो। बीसीएस की डिग्री होनी, वो माइनर चीज जो है, चलो बीसीएस की डिग्री, बीएस की डिग्री भी जो है वो मेजर आ गई। आप माइनर चीजें छोड़ रहे हो। मिसाल के तौर पर वो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका पाइथन में, चलो एक्सपीरियंस ये भी मेजर में आ गया। माइनर चीजें आप ढूंढ रहे हो। मिसाल के तौर पर उसका जो लर्निंग एडॉप्टेबिलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, सही है, उसका लोगों से बिहेवियर कैसा है, सही है। अब आप इस मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं। इसमें मेरे पास 40 स्टूडेंट है। 40 स्टूडेंट ने सबको पाइथन आती है, सबको लाइब्रेरी पे ग्रिप है, सबका 1 साल का एक्सपीरियंस है और सबने बीएस की डिग्री है। तो आप इसमें से किस जो है वो 10 लोगों को चुनेंगे और किन को नहीं चुनेंगे? किस बेसिस के ऊपर? कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जिसकी। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर, उसके लिए आप क्या चेक करेंगे? क्लाइंट के साथ डीलिंग अच्छी कर लेता हो सर। क्लाइंट, आप जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ा वीक पॉइंट है कि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट खामोश रहते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन ये माइनर है। मतलब जब आप डेटा लेने जाएंगे तो आप इस वाले पॉइंट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये कहलाता है वीक पॉइंट। जैसे जब आप किसी बंदे को हायर करते हैं, अक्सर आप नए इदारों के अंदर तो ये बहुत होने लगा है, लेकिन पुराने इदारों के अंदर आप उसका बिहेवियर या लोगों से बिहेवियर जो है वो इग्नोर कर देते हैं। इसका कहते हैं वीक पॉइंट। यस सर, सही है। तो बाद वक्त क्या होता है कि जब आप सिलेक्शन बाउंड्री बना रहे होते हैं, डिसीजन बाउंड्री बना रहे होते हैं, तो उसमें कुछ वीक पॉइंट जो है वो इग्नोर कर देते हैं आप। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दिखा दूं, बैंक लोन, किसी के पास वो डेटा सेट है या अब जैसे ये लॉन डेटा सेट है ना, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ये यस सर। आप देखिए इसमें एज है, एजुकेशन है, ईयर एम्प्लॉय है, इनकम है, डेट इनकम है, अदर डेट है, क्रेडिट डेट है, लोन है, लॉजिस्टिक है, पीजीआर 1 है, डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 2 है, डिस्क्रिमिनेशनल प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर इसमें मौजूद है। सही। अब इसमें से कुछ पॉइंट जो है वो आप के लिए वीक हो सकते हैं और कुछ इसके अंदर आपके पास जो है। अब होता ही है कि जब मैं आपसे कहूं यार ये मेरे पास जो 13 है, 13 में से शुरू के 5 चूज कर लो, तो कौन कौन से चूज करेंगे आप? एजुकेशन, इनकम, लोन भी देखेंगे हम उसका, और इनकम। हाँ, तो इसका मतलब है जो पॉइंट आप छोड़ रहे हैं वो आपके क्या है? वीक पॉइंट है। ठीक है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या करता है कि उन वीक पॉइंट को, उनको भी जो है वो डिसीजन में इंक्लूड करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे की शादी होने वाली हो, तो उस बंदे में हमें क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए कि भैया कि वो स्मार्ट हो, हैंडसम हो, और कोई डिजीज कोई ना ऐसी हो। हाँ, ये तो हाँ ठीक है। इनकम अच्छी हो, इनकम अच्छी हो सर, एज सही हो, एज कम हो, और घर हो सर अपना, घर हो उसका, ठीक है, और गाड़ी हो अपनी, गाड़ी हो, गाड़ी हो, सही है, सही है, सही है। ये आप जो चूज कर रहे हैं, आप जो इस चूज कर रहे हैं इस पर्सनैलिटी के अंदर, इसके अंदर जो है वो आप जो है वो मेजर चीजों को फोकस कर रहे हैं। आप इसमें से बहुत सारे जो माइनर पॉइंट है वो आप इग्नोर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्या वो सिगरेट पीता है या नहीं पीता, ठीक है, क्या वो एक्सट्रीमिज्म पे यकीन रखता है नहीं रखता, मतलब वो अपने फैसलों में हमेशा
एक्सट्रीम हो जाता है, उसने एक फैसला कर लिया कि जी मुझे जो है ये काम होना है, तो वो वैसे ही करता है, यानी वो जिद्दी टाइप का है या नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये वीक पॉइंट है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इन चीजों पे काम करता है और वीक पॉइंट के जरिए भी एक डिसीजन लेकर आता है। तो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ डेटा मिलना शुरू हो जाता है। तो आप इसके ऊपर सोचें। मैं अक्सर जब कभी लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा होता हूँ, शायद आप लोगों को बताया था, और वो ये था कि यार आप कोशिश करेंगे यार ये जो प्रॉब्लम है इसको हम एआई के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ये? तो आप ये सोचें कि यार ऐसा कैसे हमें जो है अगर एक लड़के और एक लड़की की शादी करानी हो तो उनके अंदर कंपैटिबिलिटी पैरामीटर क्या होने चाहिए। फिर आपके पास अगर जब कंपैटिबिलिटी पैरामीटर आ जाएंगे तब आप जा सकते हैं और सोच सकते हैं कि यार आप जो है वो एआई कैसे लेकर आएंगे। अब मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, भाई क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर आपको के पास 50 प्लेयर हैं और आपको 11 प्लेयर चूज करने हैं, तो किस बेसिस पे चूज करेंगे? सर उनकी पास परफॉर्मेंस पे सर। ये तो क्वालिटी बात है, क्वांटिटी लेकर आओ ना। पास परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे आप? उनके जो स्टैट्स होंगे प्रीवियस, बताओ ना, वही बताओ ना, एक दो बताओ सर। उसका स्कोर कितना है सर, अगर वो बैट्समैन है सर, उसका एवरेज क्या है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, ठीक है, और मुख्तलिफ कंडीशंस पे वो कैसे खेला है सर वो। अब देखो आपका पास क्या है, एक स्ट्राइक रेट है और एक एवरेज रेट है, सही है, 2 रेट है, बैट्समैन है। अब आपने क्या करना है, इसको अगर आप माइनर लेवल पे जाएंगे, अब आप क्या कर रहे हो, माइनर लेवल पे जा रहे हो। अभी मेजर लेवल पे तो 2 पैरामीटर है, लेकिन माइनर लेवल पे आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि कौन सी पिच के ऊपर उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्ट्राइक रेट और जो एवरेज रेट है, सही है, उसको आपने स्लो पिच, फास्ट पिच, बाउंसिंग पिच, डेड पिच, सही है, और कोई पिच होती है भाई? सर, है ना। तो आपने इन चीजों को आपने डिवाइड कर दिया, मतलब आपके पास 2 पैरामीटर थे, आपने उसको 10 बना दिया। किस बेसिस के ऊपर? पिच की बेसिस के ऊपर, सही है। इसके अलावा किस कंट्री के अंदर क्या स्कोर है, तो ये आपके पास होगा, आप किस कंट्री की किस पिच पे क्या स्कोर है, फिर किस बॉलर के अगेंस्ट में क्या स्कोर है उसका। यस सर, सही है ना। तो अब अगर आपके पास इस तरह 50 पैरामीटर हो, अभी आपके पास शुरू में कितने पैरामीटर? 2 थे, 2 के ऊपर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही थी। ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन की मदद से आपने क्या किया कि आपने उसको 50 पैरामीटर के ऊपर काम किया। जब आपने 50 पैरामीटर पे काम किया तो अब आप अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं तो आप ये ज्यादा बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका ये जो बैट्समैन है, ये जो कराची के अंदर कल जो है, ये कराची किंग का लाहौर कलंदर से जो मैच होगा, उसके अंदर कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा स्कोर करेगा। क्या ख्याल है, कर सकते हैं? सर ये तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा सर। हाँ, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा टफ है ना, लेकिन अगर आपके पास डेटा मौजूद हो, जो कि आजकल आप देखते हैं होता है, मतलब वो डेटा जो है आपको बता रहा होता है कि ये वाला बैट्समैन जो है वो बाउंसी विकेट के ऊपर, बल्कि वो ये भी बताता है कि ये वाला बैट्समैन जो कौन कौन सी 3 टाइप की बॉलें होती है, शॉर्ट लेंथ, फुल लेंथ सर, शॉर्ट लेंथ और फुल टॉस, यॉर्कर। तो ये आपको ये तक उनके पास डेटा मौजूद है कि यार जो है वो शॉर्ट लेंथ बॉलें होती हैं, वो उसके ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा स्कोर खेलता है, मतलब कौन सा शॉट लेता है ना। देखा होगा, बता, ये वाला डेटा भी अवेलेबल है ना आपके पास। डेटा इसका मतलब अवेलेबल है, अगर कहीं से डेटा मिल जाए तो आप इसको अपनी एआई के एल्गोरिथम में डालकर बड़े आराम से प्रिडिक्ट करके सट्टेबाजी कर सकते हो। क्या ख्याल है? यस सर।
समझ में आ गई बात? तो आप यही चीज जो है वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर है, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है वो सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है वो सारे पैरामीटर को कंसीडर करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये बाय नेचर ही आइटरेटिव है, और ये वाला काम, यानी कि आपका जो बूस्टिंग मशीन है, अगर आप न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रेडियंट बूस्टिंग वाला काम जो है वो न्यूरल नेटवर्क बेचारा खुद ही कर रहा होता है। अब इसकी पूरी डिटेल भी आपको लिखी हुई है कि क्या हो गया ये। कोई सवाल यहां तक? सर जैसे आप सिखाते हैं उस तरह बुक में उस तरह नहीं पता लग रहा होता, उस तरह नहीं, इसलिए कि आप बुक उस तरह पढ़ते नहीं है ना, आप जो है वो बुक उस तरह पढ़ते नहीं है। और उससे खतरनाक बात है जिस पे कि यार चलो बुक ठीक है बुक पढ़ने में, लेकिन आप टीचर से सवाल नहीं करते। आप सिलेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करें कि सर ये मुझे बताएं कि ये वीक, असूली तौर पर आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि सर ये वीक पॉइंट्स क्या होते हैं, मॉडल क्या होता है, प्रीवियस मॉडल्स क्या होता है। ये मेरे पास सवाल आने चाहिए थे, कोई सवाल ही नहीं आया। इसका मतलब है आपने किताब नहीं पढ़ी। मैंने कहा था कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना, आपने कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है, केगल कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं ये आपने नहीं पूछा। शंड का मतलब क्या होता है? सर तो आप हमें पहले बता दिया सर के यार मैंने आपको मैं 2-3 क्लासों से आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको इस किताब को पढ़ना है और एआई करके पढ़ना है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी सीखनी है, तो आपको इसको लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखो आपको पूछना है कि भाई ये जीपीयू ट्रेंड क्या होते हैं। ठीक है जी सर। लार्ज स्केल इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज नेट चेंज, high resolution color images, 1000 different categories, 1.4 million, top 5 accuracy of winning model based on the classical approaches to computer. ये सब चीजें आपको पूछती थी ना। आप पूछे सर ये डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, कंप्यूटर विजन क्या होता है? जी सर ये बता दें डीप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ये हमारे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे हम। लेकिन उसकी तस्वीर दिखा दूंगा मैं आपको ना। जैसे जब आप कोई गाड़ी खरीद नहीं पाते तो कम से कम उसकी तस्वीर तो देख सकते हैं ना। तो आपको जो है ना एआई से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोगों को जिनको गाड़ियों का शौक होता है वो क्या करते हैं, वो उनके पास गाड़ियां नहीं होती, वो उनको अगर फरारी का शौक है तो फरारी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फरारी का मॉडल अपने पास रखते हैं, फरारी की तस्वीरें अपने पास रखते हैं ना। यस सर। रखते भाई। तो आपके पास भी जो है, अगर आपको जब तक आपको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे काम नहीं आ रहा, आप इस तस्वीर को प्रिंट करवाएं और अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे लगा दें, ताकि जब भी आप सोएं ये सामने नजर आ रहा हो आपको ना। सर आपसे क्वेश्चन था कि सर कि हम अगर हमने मशीन लर्निंग जो है वो स्किप कर दिया सर, तो एक जो है डीप लर्निंग के अंदर वो सारे काम हो सकते हैं जो एक मशीन लर्निंग के अंदर भी हो सकते हैं सर? ये जो चीज है ये 1.2.5 पर लिखी हुई है,
कि भाई एक जमाने में मतलब यहाँ पर देखें चेंज कैसे आया। चेंज ये आया कि कुछ लोग जो थे उन्होंने जो है वो घटिया पने का मुजाहरा किया और एक ऐसा कंपटीशन लॉन्च किया जिसके अंदर लार्ज स्केल इमेज क्लासिफिकेशन चैलेंज था। उसका नाम क्या था सर? लार्ज स्केल इमेज क्लासिफिकेशन चैलेंज। और उसका नाम क्या था सर? इमेजनेट। इमेजनेट जो था उसने बोला कि भाई मुझे हाई एक्यूरेसी रेजर है 1000 डिफरेंट कैटेगरी से। कैटेगरी समझते हो आप? जैसे कैट एंड डॉग है, ये 2 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 2। मैं कह रहा हूँ 1000 कैटेगरीज है मेरे पास, यानी कि उसके अंदर जो है वो कैट है, डॉग है, लॉइन है, पिजन्स हैं, एनिमल्स हैं, कारें हैं, इस तरह की 1000 कैटेगरीज हैं। और कितने इमेजेस है मेरे पास सर? 1.4। ठीक है, फिर क्या हुआ? हुआ फिर सर कंपटीशन में जो एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट आई सर वो 74.3% आई। किसकी आई? कंप्यूटर विजन नहीं, क्लासिकल अप्रोचेस, यानी जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम थे, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम थे, उन्होंने जाके बताया कि भाई ये वाली अप्रोच पे ये आ रहा है हमारे पास 74 पॉइंट आई है। जी सर। सही है जी सर। लेकिन एलेक्स, अभी उनका नाम मुझे नहीं पता, तो ये जो है इन्होंने कितने परसेंट लिया है ये सर? 83.6। 83%। फिर क्या होने लगा? द कंपटीशन हैज बीन डोमिनेटेड बाय द डीप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क every year since. By 2015 the winner reached to the accuracy of 96% और completely solved problem। यानी आप जो है आपने स्टार्ट ही कहां से हमारा 83% पर और कहां तक चले गए 96.4%। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि यार जब डीप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है वो मार्केट में आए तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया जो कौन नहीं कर पा रहा था सर? क्लासिकल अप्रोचेस, मशीन लर्निंग सर। सही है ना? हाँ, यानी कि भाई जो क्लासिकल वो थे, अब मिसाल के तौर पर पुराने जमाने में बादशाहों के पास फौजें वगैरह थी, वो कोई उनसे बगावत करता था, कोई कबीला उनसे लड़ने आता था, कोई डाकू लुटे तो उनसे वो हैंडल कर लेते थे, है ना? यस। लेकिन फिर क्या हुआ? मंगोलों ने हमला कर दिया। अब जब मंगोलों ने हमला कर दिया तो सारी फौजें सब खत्म हो गई उनकी। जितने भी मुसलमान बादशाह थे या आसपास के जितने भी सिर्फ मुसलमान, हम तो सिर्फ मुसलमान हैं, तो हमें सिर्फ यही पता है कि मंगोलों ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन मंगोलों ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं पहुंचाया, दुनिया में बहुत सारे लोगों को पहुंचाया। है ना? तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेन जो सल्तनत थी उनकी तो वाट लग गई। फिर जो है वो काफी अरसे के बाद जो टर्किश पीपल थे वो मार्केट में आए और उन्होंने मंगोलों का मुकाबला किया। तो उसके बाद से क्या हुआ? टर्किश लोग हिट हो गए और लोग जो है वो टर्किश फाइट सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हो गए बजाय ये कि उससे पुराने वाले के ऊपर। समझ रहे हो ना बात? तो यही चीज थी कि जब हम क्लासिकल कैलकुलेशंस करते थे तो हम खुश रहते थे कि ये लो भाई मैंने जो है ना वो एज और मंथली इनकम और फैमिली इनकम और प्रीवियस वेल्थ, इसके ऊपर मैंने बता दिया कि इस बंदे को ये बंदा लोन रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। सही है? तो वो खुश हो गए। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले खुश चल रहे हैं। अचानक लोगों ने उनको चैलेंज चेंज कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये है बड़ी वाली फौज से मुकाबला करो, बड़े बच्चों से मुकाबला हुआ। जब बड़े बच्चों से मुकाबला हुआ तो पता लगा कि रेग्रेशन तो 74 के बाद खुश हो जाता है। फिर क्या हुआ? फिर नई चीज बनी
डीप न्यूरल लेट क्यों इतना इंट्रोड्यूस हुआ है फिर? क्या कह रहा हूँ? CNN इतना लेट इंट्रोड्यूस फिर क्यों हुआ? यानी कि अगर पहले भी थे दो वजूहत है ना। एक ये है कि CNN को काम करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल पावर बहुत चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फिर रिक्वायरमेंट भी बहुत चाहिए ना। सही है ना। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं कि ज्यादा यूरोप में जंगों की तरक्की। मतीन भाई अपना, आप जो है वो मन्नान भाई, आप अपना माइक जो है ऑफ कर लें, आपके घर के बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है, जो तबसरा हो रहा है टीवी ड्रामे के ऊपर। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई आपने देखा होगा कि जो वारफेयर के अंदर सबसे ज्यादा जो तरक्की थी वो यूरोप में हुई। क्यों? सर गन पाउडर वगैरह इसकी इंट्रोडक्शन की वजह से, और बहुत सारी चीजों में हुई। क्रिप्टोग्राफी में बहुत ज्यादा तरक्की हुई, मशीनें बनी क्रिप्टोग्राफी की। सही है। मेडिसिन में बड़ी तरक्की हुई, ऐसी स्पेशल मेडिसिन बनी जो वॉरफेयर में काम आ सके। गन्स, तोपखाने, मिसाइल, जहाज। क्यों? टेक्नोलॉजी सर, क्योंकि जंग लड़ रहे थे ना वो, उनकी मतलब उनकी जरूरत थी, वो परेशान थे, उनको जंग बचानी थी। अब वो आप लोगों ने अगर जो है वो इमिटेशन गेम मेरे ख्याल से मूवी देखी होगी। यस सर। ठीक है। तो जिसके अंदर जो है वो उसने एक जमाने में लोगों को खाने के पैसे नहीं थे, उसने फिर भी जो है वो एलन ट्यूरिंग को जो है वो 100,000 पाउंड दे दिए और उसको हेड भी बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है वो क्रिप्टोग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जंग का सामान था। अब मुगल बादशाह के पास अगर आप बोलेगे यार देखें जी मेरे पास ये, अगर एलन ट्यूरिंग जो है वो मुगल बादशाह के पास जाता, बहादुर शाह जफर के पास, कि भाई ये मुझे ऐसी मशीन बनानी है, तो बहादुर शाह जफर मना कर देते उसको। यस सर। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम ज्यादातर पैसे शायरों में बांट देते हैं, घोड़ों में बांट देते हैं, आवाम में दे देते हैं। क्यों? उनके पास जंग नहीं चल रही थी ना। देवर उनके जो आबा व अजदाद थे, मिसाल के तौर पर बाबर था, बाबर ने पहली वाली जंग कैसे जीती? डू यू हैव एनी आइडिया? क्योंकि वो लोधी से जब लड़ने गया तो उसके पास तोप खाना था, उसने जो तुर्कों से तोप खाना लेकर आ गया था, वो तोप खाने की वजह से जो है वो उसने लोधियों को हरा दिया, अदरवाइज वो लोधी को कभी हरा ही नहीं सकता था, उसके पास फौजी कम थे। तो बताने का मकसद ये था कि कोई भी चीज उस वक्त हिट होती है जब आपके पास रिसोर्सेज हो और जब आपके पास उसकी नीड हो। तो जब नीड हुई सही और रिसोर्सेज भी हुई, तब आ गया। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसको कंप्यूटेशनली तौर पर बहुत एक्सटेंसिव पावर चाहिए, क्योंकि एक ही चीज बहुत मर्तबा कर रहा होता है ना वो। तो इसमें देखिए, शायद कभी आपने पीछे देखा होगा, यहां पर यहाँ पे मैंने कहीं देखा था, आप लोगों ने देखा था, सर्च करें इसमें, जीपीयू इनेबल्ड या जीपीयू नेट प्रोसेसिंग जो है वो आपके पास। सर वो वही डिस्कस हो रही थी अर्ली न्यूरल में। ये अर्ली वाले में? हाँ जी, ये जहाँ कंपटीशन की बात हो रही थी। सर्च भी नहीं होगा यहाँ पे, चलो चेक करते हैं। खैर ये अभी बाद में आएगा, इसका मतलब है ना। तो और इसका आपके सवाल का इन्होंने भी जवाब दिया हुआ है कि आपके पास द 2 की आइडियाज फॉर डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, जबकि पुराने हो चुके थे, लेकिन इनके पास, आपके पास क्या 3 चीजें नहीं थी? हार्डवेयर नहीं था, डेटा सेट नहीं थे और एल्गोरिथमिक एडवांसेस नहीं थे। तो न्यूरल नेटवर्क जो है अगर उस वक्त फेल हो जाएगा जब आपके पास ये 2 चीजें नहीं होंगी। अब जो इमेज नेट था, अगर उनके पास 1.4 बिलियन पिक्चर्स ही नहीं होती तो वो कहां से लेकर आते? उसकी एक वजह ये भी थी कि एक जमाने में जब डिजिटल कैमरे इजाद हो गए तो आपके पास तस्वीरें खींचना भी आसान हो गया ना। अब 1990 में जब डिजिटल कैमरे नहीं आए थे तो आपके पास पिक्चर्स
मुश्किल होती थी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर, यू राइट। है ना? तो अब आपके पास चीजें आती नहीं तो ये बनता रहा। फिर इसी तरह के हार्डवेयर आ गए, अब जीपीयू इनेबल्ड काम होगा। ये सब आप देखें इसमें, ये कुडा के बारे में जाके पढ़े, और साथ साथ इसके अंदर देखें कुछ भी और भी नीचे से लिखी हुई है। ये एक रिसर्च पेपर है जो उस बंदे ने जो है वो सर्च किया हुआ है, और इसी तरह का ये डेटा है जो आपको देख रहे हैं, ये एल्गोरिथम्स है। तो भाई जब तक इसको इस तरह डिटेल में नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं ना, आपको कोड तो आ जाएगा कि यार ये वाला कोड है। मैं आपको अभी वो उसका प्रीव्यू भी करा देता हूं, अगली क्लास फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। डालो इसको। कोड तो आपके पास आ गया कि आपने यहाँ से फ्रॉम कैरेज से ये इंपोर्ट किया, यहाँ से आपने इसको ट्रेनिंग में और टेबल में निकाला है, सही है। उसके बाद जो है वो आपने इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद आपने ये नैरो मशीन बनाई, और इसके अंदर आपने एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया, एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे अलग लगा दिया, और उसके बाद जो है वो आपने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करते हुए आपने एक लॉस का फंक्शन, जो आप पूछ रहे थे ना कि भाई हमें इसको कैसे बताएंगे एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी का एक और नाम लॉस भी है ना। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी लॉस उतना कम होगा, या लॉस जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो वो लॉस जो है ये एक्चुअल में और आप में कितना फर्क है, उसके लिए आपने यहाँ पे फंक्शन भी बता दिए, और आपका ये कोड चल गया। अगर इसको आप किसी जगह टेक्स्ट एडिटर में छापने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा का पूरा कोड जो है ये हार्डली मेरे ख्याल से 20 लाइनों का है। यस सर। सही है। लेकिन इसके पीछे जो साइंस है कि भाई लॉस फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है और क्यों होता है, इसके पीछे समझने के लिए चैप्टर 1 पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चैप्टर 1 आपको वो रिक्वायरमेंट बताता है। आपको पता है आपके सॉफ्टवेयर में जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं तो सबसे अहम चीज क्या होती है? रिक्वायरमेंट। बिल्कुल जबरदस्त। तो अगर असल में जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको ये बताती है कि आपका सॉफ्टवेयर, जब आपको पता हो जाएगा रिक्वायरमेंट, तो आप उसके लिए फिर सॉल्यूशन ढूंढने शुरू कर देते हो। सही है ना। अब एक आदमी को जो है वो सिगरेट जलानी है, उसके पास जेब में सिगरेट है, तो वो क्या ढूंढता रहेगा? माचिस ढूंढेगा ना। अब एक बंदे को सिगरेट ही जलानी तो वो माचिस ढूंढ के क्या करेगा? तो असल में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी ही अहम है। तो आपको रिक्वायरमेंट पता लगेगी कि यार ये जो सीक्वेंशियल है ये क्यों है, एक्टिवेशन फंक्शन हम क्यों लेकर आ रहे हैं, ये इनपुट शेप जो है वो ये वाला ही और ये वाला क्यों है, और इसके बाद ये कॉमा के बाद ये जो छोटा सा ये लिखा हुआ ये क्यों है। अब इस बात को समझ रहे हो बात? अब इसके लिए आपको जो है ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि यार ये क्या है। अब इसके अंदर जो है ये क्यों शेप में क्या बताना चाह रहा है, इसके अंदर ये और ये 28 ये क्या है, ये टेस्ट लेवल जो है इसके अंदर ये 721 क्यों है, किस लिए है, इनका डेटा टाइप UINT 8 क्यों है, ये MNIST और लोड डेटा से क्या हो रहा है। तो आप चैप्टर 1 को मैं आपसे फिर एक पे रिक्वेस्ट करूंगा। अब मैं क्लास जो है वो ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप जो है वो अपनी क्लास को जो है वो कंटिन्यू करें, मतलब आपस में न करें। बस क्लास की मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म होने के बाद जो है वो आप जो है वो मीटिंग खत्म होने के बाद क्लास छोड़ के ना जाएं, बल्कि चैप्टर 1 पढ़े। सही है? यस सर। ठीक होगा सर। सही है। एक आदमी पूछ रहा है इस बुक का नाम क्या है, कौन सी बुक का भाई? अच्छा, दूसरे ने उसको बताया डीप लर्निंग। अब एक बंदा है उसने आज उसको पता लगा कि किताब कौन सी है, तो आप कैसे चलेगा यार ये? सही है। अच्छा, तो जो मैं यहाँ पर जो है कोई सवाल हो तो आप करें, वरना मैं जो हूँ वो फिर क्लास ड्रॉप करता हूँ, खत्म करता हूँ।